Hello students. Beta, let us start the next topic of network design syllabus, that is network optimization. अब किसी चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करने का क्या मतलब होता है? ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब होता है कि उस चीज़ की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। ठीक है, अब ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो जैसे हम नेटवर्क को डिज़ाइन करते हैं, वो जो स्टेप्स होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। एंड नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन इज़ द लास्ट स्टेप इन नेटवर्क डिज़ाइनिंग फेज़, कि हमने नेटवर्क पूरा बना लिया, नेटवर्क को टेस्ट कर लिया, नेटवर्क चल रहा है, पर नेटवर्क में कुछ एरर्स आ रही हैं या नेटवर्क स्लो चल रहा है या परफॉर्मेंस में कोई कमियां हैं जिनको हमने ऑप्टिमाइज़ करना है। सो वो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि हमने अपने नेटवर्क को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है कि वो और अच्छे से परफॉर्म करे। इस पेज पर सबसे पहले नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन की आपको डेफिनेशन दी हुई है कि नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। एंड बेटा, नेटवर्क ऑप्टिमाइज़ करने के देयर आर 4 स्टेप्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है नेटवर्क ऑप्टिमाइज़ करने का? दैट इज़ KPI डेफिनेशन। हम डिटेल में इन सबको पढ़ेंगे। KPI की फुल फॉर्म होती है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होते हैं? अब मैं क्लास में, जैसे सपोज मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट्स हो, ठीक है, मैंने किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना है कि कौन सा स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, या कौन सा इंटेलिजेंट है। तो मैं कुछ ना कुछ कीज़ यूज़ करूँगी ना इवेलुएट करने के लिए, जैसे कि स्टूडेंट की अटेंडेंस, स्टूडेंट के क्लास के टेस्ट में मार्क्स, उसके एग्ज़ाम्स में मार्क्स, उसके क्लास का बिहेवियर, उसकी पंक्चुअलिटी, ये सब चीज़ें मैं कंसिडर करके ही बताऊँगी ना कि ये स्टूडेंट अच्छा है कि नहीं। बात समझे? ये जो मैंने बोले हैं ये सारे क्या है, मेरे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ये वो कीज़ हैं जो किसी बंदे की या स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इंडिकेट कर रहे हैं। इसी तरह सबसे पहला स्टेप नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन का होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। यानी सबसे पहले हमने ढूंढने हैं कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हमने कौन से रखने हैं। लाइक मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे बैंडविड्थ। किसी नेटवर्क को हम कहते हैं कि अच्छा है कि नहीं अच्छा। अगर उसकी बैंडविड्थ अच्छी है तो हम कहेंगे नेटवर्क इज़ गुड। अगर बैंडविड्थ अच्छी नहीं है, वी विल से नेटवर्क इज़ नॉट गुड। दूसरा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कौन सा हो सकता है? रिस्पॉन्स टाइम। अगर नेटवर्क का रिस्पॉन्स टाइम अच्छा है, वी विल से दिस नेटवर्क इज़ गुड। और अगर नेटवर्क का रिस्पॉन्स टाइम अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा डिले आ रहा है, तो देन वी विल से द नेटवर्क इज़ नॉट परफॉर्मिंग इन अ गुड वे। ठीक है, और कौन से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हो सकते हैं? लाइक स्पीड, ठीक है, देन कैपेसिटी, देन डिले। ठीक है, तो और बहुत सारे ऐसे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस को इंडिकेट करेंगे। हमने सबसे पहले उन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को डिफाइन करना है कि ये वाले इंडिकेटर्स हम यूज़ करने वाले हैं चेक करने के लिए कि नेटवर्क अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा। दैट इज़ KPI डेफिनेशन। सेकेंड स्टेप इज़ नेटवर्क परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। अब इस स्टेप में हमने क्या करना है? इस स्टेप में ना, ये जो एक्चुअली ये स्टेप जो होता है ना नेटवर्क परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ये 2 स्टेप्स में डिवाइडेड है। मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? पहले स्टेप में हमने जो मतलब किसका पहला स्टेप? ये सेकंड स्टेप का जो पहला सब स्टेप है। फर्स्ट स्टेप तो KPI डेफिनेशन था, सेकंड स्टेप इज़ नेटवर्क परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। इसका पहला सब स्टेप जो है उसमें हमने क्या करना है? हमने जो KPIs पहले स्टेप में बनाए थे ना, उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है अपने नेटवर्क में, कि कितनी बैंडविड्थ है, कितना रिस्पॉन्स टाइम है, कितना डिले है, एंड सो ऑन। तो पहला स्टेप, सब स्टेप, सेकंड स्टेप का पहला सब स्टेप क्या है? हमने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है वो भी बहुत सारे तरीके हम अभी करेंगे। दूसरा सब स्टेप क्या है? हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली, ये सेकंड स्टेप का ही दूसरा सब स्टेप है कि अब हमने उस वैल्यूज़ को एनालाइज करना है कि क्या ये वैल्यूज़ ठीक हैं, क्या ये वैल्यूज़ हमारे अकॉर्डिंगली हैं, जितनी हम बैंडविड्थ चाहते थे उतनी है, जितनी हम रिस्पॉन्स टाइम चाहते थे उतना है, जितना हम डिले चाहते थे क्या उतना ही है, उससे ज़्यादा डिले तो नहीं हो रहा, क्या जितनी हम कैपेसिटी चाहते थे उतनी है, उससे ज़्यादा, उससे कम तो नहीं है। बात समझे? पहले स्टेप में हमने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स डिफाइन किए कि ये इंडिकेटर्स हम यूज़ करेंगे इवैल्यूएट करने के लिए नेटवर्क की परफॉर्मेंस को। और सेकंड स्टेप के पहले सब स्टेप में हमने उनकी वैल्यूज़ फाइंड की, और सेकंड स्टेप के सेकंड सब स्टेप में हमने उनकी वैल्यूज़ को इवैल्यूएट किया कि क्या वैल्यूज़ हमारे अकॉर्डिंगली हैं कि नहीं है। अब कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की वैल्यूज़ तो हमारे अकॉर्डिंगली होंगी, वो ठीक होंगे, पर कुछ ऐसे होंगे डिफ़ॉल्टर्स होंगे जिनकी वैल्यूज़ हमारे अकॉर्डिंगली नहीं आ रही। हम उन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर फिर ट्यूनिंग करेंगे। ये इतना क्लियर नहीं है, अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी ना। इस स्टेप में लिखा हुआ है पैरामीटर ट्यूनिंग। पैरामीटर ट्यूनिंग
तो जो फॉल्टी की पैरामीटर्स निकले ना सेकंड स्टेप में, उनको थर्ड स्टेप में जाके उनकी ट्यूनिंग करेंगे। ट्यूनिंग मतलब उनको इम्प्रूव करेंगे। अगर बैंडविड्थ कम है तो बैंडविड्थ ज़्यादा कर देंगे, रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा आ रहा है तो रिस्पॉन्स टाइम मतलब अच्छा कर देंगे, कैपेसिटी कम है तो कैपेसिटी ज़्यादा कर देंगे, डिले ज़्यादा आ रहा है तो डिले को कम कर देंगे। मीन्स उन पैरामीटर्स को, फॉल्टी पैरामीटर्स को फिर हम ट्यून करेंगे। ट्यून करने के बाद लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, एक ऑप्टिमाइज्ड नेटवर्क हमें मिल जाएगा। बेटा इतना क्लियर हुआ? अब मैं इसको जूम इन करती हूँ। अब देखो एक ना लूप लगी हुई है सेकंड और थर्ड फेज़ के बीच में, एक लूप लगी हुई है। लूप क्यों लगी हुई है? लूप इसीलिए लगी हुई है क्योंकि हमने करना क्या है, सेकंड फेज़ में हमने वैल्यू फाइंड की एक पैरामीटर की, उसको एनालाइज़ किया। अगर वो डिफ़ॉल्टर है तो उसकी पैरामीटर ट्यूनिंग की। फिर दोबारा से सेकंड स्टेप में गए, फिर से उसकी वैल्यू फाइंड की, फिर से एनालाइज़ किया कि अब वो ट्यून हुआ कि नहीं हुआ। अगर अभी भी नहीं हुआ फिर से पैरामीटर ट्यूनिंग की, फिर से सेकंड स्टेप में जाके फिर से उसकी वैल्यू फाइंड की, फिर से एनालाइज़ किया, हाँ अब वो ठीक हो गया, तो अब वो डिफ़ॉल्टर नहीं होगा, अब वो पैरामीटर ट्यूनिंग वाले फेज़ में जाएगा ही नहीं। सो यहाँ पे लूप है। हम कंटिन्यूसली चेक करेंगे ट्यून करने के बाद कि क्या अब हमारा जो डिफ़ॉल्टर पैरामीटर था क्या अब वो रेंज में आ गया। अगर आ गया तो फिर हमारा नेटवर्क ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह लास्ट स्टेप और फर्स्ट स्टेप में भी लूप है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बार हमने नेटवर्क ऑप्टिमाइज़ कर दिया, आफ्टर फ्यू डेज़ और आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम वी विल अगेन परफॉर्म दीज स्टेप्स, कि अब फिर से चेक कर लेते हैं कि क्या अब भी नेटवर्क ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं। फिर से पहला स्टेप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड सो ऑन। सो आई होप दिस डायग्राम इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट पेज पे बेटा सारी थियोरी है। सो पहला स्टेप था नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन के स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप इज़ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। मैंने लाइन स्टिक की हुई हैं, और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। एक एग्जाम्पल, एक रेडियो नेटवर्क के एग्जाम्पल से बताया हुआ है। जैसे कि रेडियो नेटवर्क है, इसमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सबसे इंपॉर्टेंट होगा वॉइस क्वालिटी। ठीक है, तो वॉइस क्वालिटी बताएगी कि क्या रेडियो नेटवर्क अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा। देन सेकेंड स्टेप का जो पहला सब स्टेप है, ठीक है, पहला सब स्टेप क्या था? पहला सब स्टेप था कि वैल्यूज़ को फाइंड करना, पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना। तो उसको फाइंड करने के दो तरीके हैं, या तो ड्राइव टेस्टिंग कर लो या नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर लो। अब ये ड्राइव टेस्टिंग क्या होता है? जैसे कि किसी नेटवर्क की हमें परफॉर्मेंस को चेक करना है, तो ड्राइव टेस्टिंग में पता है क्या होता है? ड्राइव टेस्टिंग में ना 3 कार जो होती है, एक 3 कार्स होती हैं। ठीक है, तीनों कार्स में ना नेटवर्क कनेक्टेड होता है, जिस नेटवर्क को हम टेस्ट कर रहे हैं। तीनों कार्स ना अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती हैं, और तीनों कार्स एक दूसरे के साथ कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करने की कोशिश करती हैं। अगर तो जो रेंज है नेटवर्क की, उस रेंज में कम्युनिकेशन हो रही है तीनों कार्स की आपस में, इसका मतलब नेटवर्क अच्छा जा रहा है, नेटवर्क में कोई इशू नहीं है। और जिस पॉइंट पे कार पहुंची और वहाँ पे उसकी कनेक्टिविटी नहीं बनी दूसरे नेटवर्क दूसरी कार के साथ, इट मीन्स वहाँ पे कोई नेटवर्क में इशू है और उसको ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ ड्राइव टेस्टिंग। सेकंड है नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम स्टैटिस्टिक्स। ये भी पैरामीटर की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के काम आता है। तो ड्राइव टेस्टिंग पैरामीटर की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के काम आती है, जो सेकंड स्टेप का पहला सब स्टेप है। एंड दूसरा नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम स्टैटिस्टिक्स, ये भी पैरामीटर की वैल्यूज़ को फाइंड करने के काम आता है, लेकिन ये कैसे होता है? ये स्टैटिस्टिक्स के थ्रू होता है। यानी कि हम क्या करते हैं, हम जो डेटा है उसको चेक करते हैं। सारा जो नेटवर्क का डेटा हमें मिला है उसको चेक करते हैं। जैसे आप कह दो कि किसी सर्वर पर या किसी राउटर पर हम गए और राउटर की सारी ट्रांजैक्शंस को चेक किया, उसका डेटा चेक किया कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। जैसे प्रॉब्लम कैसे? जैसे राउटर बताता है कि भाई इतने बजे ना एक ट्रांजैक्शन हुई थी जिसमें 100 पैकेट्स आए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 20 डिलीवर हुए हैं, 80 डिस्कार्ड हो गए। तो ये ट्रांजैक्शन कहाँ से आई, कौन से नेटवर्क से आई, ये इशू क्यों हुआ? सो ये सब चीज़ें भी हम जो स्टैटिस्टिक्स से भी हम पता लगा सकते हैं कि की परफॉर्मेंस हमारे कैसे चल रहे हैं, उनकी क्या वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये था सेकंड स्टेप का पहला सब स्टेप। सेकंड स्टेप का दूसरा सब स्टेप है इवैल्यूएट करना वैल्यूज़ को। तो वैल्यूज़ को असेस करना, नेटवर्क परफॉर्मेंस असेसमेंट, वैल्यूज़ को असेस करना या इवैल्यूएट करना। सो वैल्यूज़ को असेस करना कि जो हमारी पैरामीटर्स की वैल्यूज़ आई हैं क्या वो हमारे अकॉर्डिंग आई हैं कि नहीं आई। सो ये स्टेप में हम करते हैं। ठीक है, एंड पैरामीटर ट्यूनिंग जहाँ लिखा है दिस इज़ द थर्ड स्टेप, पैरामीटर ट्यूनिंग। फिर जो डिफ़ॉल्टी पैरामीटर्स हैं हम उनको ट्यून करते हैं और हमारा ऑप्टिमाइज नेटवर्क हमारे पास आ जाता है।
क्लियर। सो ये सारे नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन के स्टेप्स हैं। अगर नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन पर क्वेश्चन आ जाता है तो आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है, यहाँ से इसकी डायग्राम बनानी है, देन चारों स्टेप्स को आपने इन पेजेस में से एक्सप्लेन कर देना है। एंड अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है और ज़्यादा आप लिखना चाहते हो तो हम इसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन, कोर नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन। अब इस एग्जाम्पल में देखो, जो कोर नेटवर्क है, कोर नेटवर्क यानी कि जो आप कह दो जो अंदर का नेटवर्क है। एक तो नेटवर्क है ना जो हमारी साइड पे, यूज़र की साइड पे है, एक है जो कोर है, सेंट्रल नेटवर्क, जहाँ पे सर्वर्स, राउटर्स, ब्रिजेस, गेटवेज, हब्स लगे हुए हैं, वो वाला नेटवर्क। उस नेटवर्क को ऑप्टिमाइज़ करना है तो सबसे पहला स्टेप है केपीआई को डिफाइन करो। हम कौन से केपीआईज यूज़ करने वाले हैं, फिर उनकी केपीआईज की डेटा कलेक्शन करो और उनको एनालाइज करो, और उसके बाद जो फॉल्टी हैं उनको ट्यून करके फाइनल हमारे पास कोर नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्लान हमारे पास आ जाएगा। जो फाइनल ऑप्टिमाइज नेटवर्क है वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये सारी उसकी थ्योरी है, स्टेप बाय स्टेप मैंने मेंशन भी किया। जो पहला स्टेप है केपीआई डेफिनेशन, वो देखो यहाँ पर है डायग्राम के इमीडिएटली नीचे। सेकंड स्टेप डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, ये इधर से स्टार्ट हो रहा है, फाइन। एंड थर्ड स्टेप इज़ फाइनल कोर नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्लान, ये इधर से स्टार्ट हो रहा है, कोर नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्लान। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल। सेम चीज़ें दी हुई हैं जो मैंने पहले समझाई हुई, इसलिए मैं इसको समझा नहीं रही हूँ। स्टेप्स बिल्कुल सेम है जो मैंने पहले समझाए हैं। तो यहाँ तक है, नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हमने नहीं करनी। उसके बाद सीधा हम आ जाएंगे पेज नंबर 251 पे। सो दिस इज़ 251 पेज, मेजरमेंट्स फॉर नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन। मेजरमेंट्स फॉर नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि नेटवर्क हमारा ऑप्टिमाइज्ड बन गया कि नहीं बना, कैसे मेजर करेंगे। उसको मेजर कैसे करेंगे, हम राउटर से डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने नेटवर्क का, उसको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या जो ट्रांजैक्शंस है वो ठीक जा रही हैं कि नहीं जा रही। जैसे हमने राउटर से डेटा एक्सट्रैक्ट किया, जो पहले ट्रांजैक्शन थी जिसमें 100 पैकेट्स आए थे और 20 पैकेट डिलीवर हुए थे, अब सेम जगह से ट्रांजैक्शन आई है 100 पैकेट्स की, अब 99 पैकेट्स डिलीवर हो गए हैं, इट मीन्स नेटवर्क ऑप्टिमाइज हो गया है। इसमें हम राउटिंग का कंसेप्ट पढ़ेंगे मेजरमेंट्स फॉर नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन में। राउटर क्या होता है ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको, जब मैंने आपको डिवाइसेस एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। देन उसके बाद राउटिंग टेबल क्या होता है। देन अब इस डायग्राम में देखो राउटिंग टेबल कैसे वर्क करता है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ। जैसे ये राउटिंग के बारे में ही है सारी जो इसमें थ्योरी है ना, मेजरमेंट्स फॉर नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन, इट इज़ ऑल अबाउट राउटिंग। राउटिंग की आपको जहाँ से थ्योरी मिलती है, पीछे भी हमने 2 बार राउटिंग की थ्योरी कर चुके हैं, आप वहाँ से भी लिख सकते हो। और राउटिंग 2 तरह की होती है, स्टैटिक, डायनेमिक, वो भी लिख सकते हो। अब इस डायग्राम को हल्का सा देख लो। लाइक होस्ट ए ने ये वाला पैकेट सेंड किया, इस पैकेट का एड्रेस है 182.15.0.7/22, ये वाला पैकेट सेंड किया। और अब देखना है कि ये वाला पैकेट जो है वो डेस्टिनेशन तक कौन से पोर्ट से जाएगा। तो इस पैकेट को आप ढूंढो, ये पैकेट 22 वाला मिल गया 6th सीक्वेंस नंबर में। तो क्या लिखा हुआ है कि ये पैकेट सेकेंड पोर्ट के थ्रू जाएगा। तो देखो पैकेट सेकेंड पोर्ट के थ्रू गया और एस्टिमेटेड कॉस्ट लगेगी 56। देखो रास्ते में 56 कॉस्ट लगी और पैकेट डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। कैसे पहुंचा, अब डेस्टिनेशन का राउटिंग टेबल देखा, डेस्टिनेशन का जो डिवाइस है, जो कंप्यूटर है, उसके राउटिंग टेबल में है जो 22 वाला पैकेट है वो 42 सीक्वेंस नंबर में है और वो पहले पोर्ट के थ्रू डेस्टिनेशन में पहुंचेगा। तो वो पैकेट देखो पहले पोर्ट को शिफ्ट कर गया और वो डेस्टिनेशन तक पहुंच गया और उसमें 0 कॉस्ट लगी। इस तरह राउटिंग टेबल जो है राउटर की हेल्प करता है रूट बताने के लिए। नेक्स्ट इज़ रूटिंग मैट्रिक्स या राउटिंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं किसी चीज़ को मेजर करने के यूनिट्स। जैसे कि मैं कहूँ कि हमारा वेट है, वेट किस यूनिट्स में मेजर करते हैं, वेट के मैट्रिक्स क्या हैं, किलोग्राम, पाउंड्स, ग्राम्स। हाइट के मैट्रिक्स क्या हैं, इंचेस, फीट, ठीक है। मैट्रिक्स वर्ड क्लियर हुआ। तो इसी तरह राउटिंग के मैट्रिक्स कौन से हैं, अब इसका क्या मतलब, अब ये थोड़ा सा मुझे आपको राउटिंग इसमें समझानी पड़ेगी। देखो एक चैप्टर आया था पीछे जिसमें आपने बहुत सारे कनेक्टिंग डिवाइसेस को स्टडी किया था। उसमें आपने स्विच, हब, ब्रिज, राउटर, गेटवे, ब्राउटर, ये सारे कनेक्टिंग डिवाइसेस आपने स्टडी किए हैं उसमें, उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, ठीक है। राउटर सारे कनेक्टिंग डिवाइसेस में से अलग क्यों है,
राउटर सारे कनेक्टिंग डिवाइसेस में से यूनिक डिवाइस इसलिए है कि क्योंकि राउटर ना तो सिर्फ पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक सेंड करने का काम करता है, बल्कि बेस्ट रूट सेलेक्ट करके पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक सेंड करता है। मतलब कि सपोज ए से बी तक पैकेट जाना है और ए से बी तक पैकेट जाने के लिए 4 रास्ते हैं, 4 पाथ हैं। तो राउटर ने कोई और कनेक्टिंग डिवाइस होता, स्विच होता, ब्रिज होता, हब होता, गेटवे होता, उसने क्या करना था, उसने पैकेट को ए से बी तक किसी भी पाथ के थ्रू सेंड कर देना था। लेकिन राउटर इनसे डिफरेंट क्यों है? राउटर इनसे डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि राउटर देखेगा सबसे पहले कि चारों में से सबसे एफिशिएंट पाथ कौन सा है, वो एफिशिएंट पाथ के थ्रू फिर पैकेट को सेंड करेगा। इसलिए राउटर थोड़ा सा स्लो भी होता है क्योंकि पहले वो एफिशिएंट पाथ को चूज़ करता है। अब एफिशिएंट पाथ कौन सा है, कौन सा नहीं है, ये कैसे डिसाइड होता है? इसको डिसाइड करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं जो हमने स्टडी करने हैं। सो इसको डिसाइड करने के जो मैट्रिक्स हैं उनमें सबसे पहला मैट्रिक्स है पाथ लेंथ। अब पाथ लेंथ मतलब यानी एक राउटर ऐसा है जो पाथ लेंथ मैट्रिक्स को यूज़ कर रहा है। क्या मतलब? राउटर कहता है कि वो रूट सबसे अच्छा माना, मैं मतलब राउटर क्या कहता है कि मैं उस रूट को सबसे एफिशिएंट मानता हूँ जिसका पाथ लेंथ कम है, जो छोटा है। अगर कोई राउटर रिलायबिलिटी मैट्रिक्स यूज़ करता है तो वो राउटर कहता है मैं उस पाथ को एफिशिएंट मानता हूँ जिसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जो फेल नहीं होगा कभी। अगर डिले, एक राउटर डिले को एज अ राउटिंग मैट्रिक्स यूज़ कर रहा है तो वो राउटर कहता है मैं उस पाथ को एफिशिएंट मानूंगा जिसमें डिले कम है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अगर बैंडविड्थ एक राउटिंग मैट्रिक्स है, अगर कोई राउटर है जो बैंडविड्थ के राउटिंग मैट्रिक्स को यूज़ करके बना हुआ है तो वो कहता है कि मैं उस पाथ को एफिशिएंट मानूंगा जिसकी बैंडविड्थ उस टाइम बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली अगर लोड यूज़ करके कोई एक राउटर बना हुआ है जो लोड मैट्रिक्स यूज़ करता है एफिशिएंट पाथ को चूज़ करने के लिए, तो वो राउटर कहेगा मेरे हिसाब से वो पाथ एफिशिएंट है जिसमें वर्कलोड कम है उस टाइम। एंड अगर कम्युनिकेशन कॉस्ट का मैट्रिक्स यूज़ कर रहा है कोई राउटर, तो वो राउटर क्या कहेगा कि मैं उस पाथ को एफिशिएंट मानूंगा जिसकी कम्युनिकेशन कॉस्ट कम होगी, जिसमें डाटा सेंड करने की कॉस्ट मुझे कम लगेगी। सो राउटिंग के बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन राउटर टू राउटर, उसके डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन पे। नेक्स्ट इज नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन राउटिंग एल्गोरिथम्स। अब हमने एल्गोरिथम्स पढ़ने हैं कि नेटवर्क ऑप्टिमाइज करने के एल्गोरिथम्स कौन से हैं। अब एक स्टेप आया था ना, पैरामीटर ट्यूनिंग, यानी पैरामीटर को ट्यून कर लो, ठीक है। वो पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे करनी है? एल्गोरिथम्स के थ्रू करनी है। अब वो एल्गोरिथम्स हमने पढ़ने हैं। तो सबसे पहले ना हम उन एल्गोरिथम्स की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि कोई भी एफिशिएंट राउटिंग एल्गोरिथम जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, उसमें ऑप्टिमैलिटी का करैक्टरिस्टिक होना चाहिए, इट शुड बी स्टेबल, अडेप्टेबल होना चाहिए, कन्वर्ज करना चाहिए एंड लोड को बैलेंस करके रखे वो राउटिंग एल्गोरिथम। ये ना हर बारी एक ही रूट को चूज़ करता जाए और वो रूट ओवरलोडेड ही हो जाए, ठीक है। सो ये करैक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी राउटिंग एल्गोरिथम के। अब हम राउटिंग एल्गोरिथम्स को स्टडी करने वाले हैं। हमने कौन से राउटिंग एल्गोरिथम्स को स्टडी करना है पहले मैं आपको दिखा दूं। एक हमने शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग एल्गोरिथम स्टडी करना है, ये आपने शायद नेम सुना हो कई बार। एक हमने स्टडी करना है डिजकस्त्राज एल्गोरिथम और एक हमने स्टडी करना है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। 3 एल्गोरिथम्स हमने स्टडी करने हैं, दैट्स मोर देन इनफ। किसके एल्गोरिथम्स हैं? पैरामीटर ट्यूनिंग के एल्गोरिथम्स हैं, नेटवर्क ऑप्टिमाइज करने के एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है। अब ना एल्गोरिथम्स की सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। कोई भी एल्गोरिथम है ना ऑप्टिमाइज करने का नेटवर्क को, वो 3 कैटेगरीज में, तीन उसकी कैटेगरीज होती है। इट हैज़ 3 कैटेगरीज या 3 क्लासिफिकेशंस। पहला तरीका क्लासीफाई करने का होता है कि क्या वो रूटिंग एल्गोरिथम लीस्ट कॉस्ट पाथ है या नॉन लीस्ट कॉस्ट पाथ रूटिंग एल्गोरिथम है। वो रूटिंग एल्गोरिथम जो पाथ की कॉस्ट को कंसिडर करके बताता है कि कौन सा पाथ एफिशिएंट है, उसे लीस्ट कॉस्ट पाथ रूटिंग एल्गोरिथम कहते हैं। मतलब एक राउटर है जिसके अंदर जो एल्गोरिथम स्टोर्ड है, राउटर के अंदर एल्गोरिथम स्टोर्ड होता है तभी राउटर वर्क करता है। अदरवाइज राउटर तो एक हार्डवेयर डिवाइस है, उसमें सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वो नहीं चलेगा। तो राउटर के अंदर जौन सा सॉफ्टवेयर होता है उसको एल्गोरिथम कहते हैं ना। एल्गोरिथम, अगर राउटर के अंदर ऐसा एल्गोरिथम है जो कि एफिशिएंट रूट को कॉस्ट के बेसिस पे चूज़ करता है कि इस रूट में कॉस्ट कम लगेगी, ये एफिशिएंट है, उसको लीस्ट कॉस्ट पाथ रूटिंग एल्गोरिथम कह देते हैं। और जो रूटिंग एल्गोरिथम्स कॉस्ट को नहीं यूज़ करते, किसी और मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं, बैंडविड्थ को कर सकते हैं, लोड को कर सकते हैं, रिलायबिलिटी को कर सकते हैं, किसी और को कर सकते हैं, कॉस्ट के अलावा, वो नॉन लीस्ट कॉस्ट पाथ रूटिंग एल्गोरिथम्स होते हैं। तो एक तो ये कैटेगरी हो गई रूटिंग एल्गोरिथम्स की।
दूसरी कैटेगरी हो गई डिस्ट्रीब्यूटेड वर्सेस सेंट्रलाइज्ड। आप पढ़ोगे ना, आपको वर्ड्स दिखेंगे अंदर। डिस्ट्रीब्यूटेड रूटिंग एल्गोरिदम्स वो होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि नेटवर्क में जितनी नोड्स हैं उन सब पर वो एल्गोरिदम स्टोर्ड है और सब अपने एंड पर उस एल्गोरिदम को चला रहे हैं, ठीक है। अगर एक नोड फेल भी हो जाती तो कोई नहीं, दूसरे के पास तो है वो एल्गोरिदम, उसके पास तो वो चल जाएगा। लेकिन सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड में क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है, सर्वर पर एल्गोरिदम स्टोर्ड होता है और सारे क्लाइंट्स को जब वो एल्गोरिदम चाहिए होता है, जब उन्होंने रूटिंग करनी है, तो वो सर्वर का एल्गोरिदम यूज़ करके वर्क करते हैं। क्लाइंट्स के पास अपना कोई एल्गोरिदम नहीं होता, सेंट्रलाइज्ड होता है। सो जो एल्गोरिदम्स सिर्फ सर्वर पे स्टोर होते हैं उनको सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिदम्स कहते हैं। जो एल्गोरिदम्स डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोर वे से स्टोर होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम हम कह सकते हैं। बेटा क्लियर है? एंड थर्ड कैटेगरी रूटिंग एल्गोरिदम्स को क्लासीफाई करने की होती है स्टैटिक एंड डायनेमिक एल्गोरिदम्स। स्टैटिक एल्गोरिदम्स कौन से होते हैं? स्टैटिक एल्गोरिदम्स होते हैं जिनमें जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, वो पहले से ही ना कोडिंग के थ्रू पाथ फिक्स कर दे कि भाई पैकेट ने अगर ए से बी तक जाना है तो यही पाथ यूज़ होगा, अगर पैकेट ने ए से सी जाना है तो यही पाथ यूज़ होगा, अगर पैकेट ने सी टू ई जाना है तो यही पाथ यूज़ होगा। वो पहले से ही रूटिंग टेबल में फिक्स कर दे रिकॉर्ड्स, और अगर सपोज वो पाथ फेल है तो राउटर फेल हो जाता है। स्टैटिक राउटर कभी यूज़ नहीं होता, जस्ट ये थेरेटिकली हम उसको पढ़ते हैं। पहले होता था पुराने ज़माने में, अब नहीं। एक होता है डायनेमिक, तो वो रूटिंग एल्गोरिदम्स जो स्टैटिक राउटर में इंस्टॉल्ड होते हैं उनको स्टैटिक एल्गोरिदम्स कह देते हैं, और जो डायनेमिक राउटर में इंस्टॉल्ड होते हैं उनको या अडेप्टिव एल्गोरिदम कह देते हैं। डायनेमिक मीन्स उसी टाइम डिसाइड होता है कि अगर ए टू बी जाना है तो कौन सा पाथ यूज़ होगा, डिपेंडिंग कि वो राउटर कौन सी मैट्रिक्स को यूज़ कर रहा है एफिशिएंट पाथ चूज़ करने के लिए। सो दैट इज़ डायनेमिक, उसी वक्त डिसाइड होता है, फिक्स नहीं होता, प्री डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। So let us discuss these routing algorithms. The first routing algorithm is shortest path routing algorithm. अब shortest path routing algorithm नेम से ही पता लग रहा है कि वो राउटर या वो एल्गोरिदम जो शॉर्टेस्ट पाथ को एफिशिएंट मानेगा कि ये पाथ शॉर्टेस्ट है और इसी में से ही हम डेटा को सेंड करते हैं, ठीक है, उसे शॉर्टेस्ट पाथ रूटिंग एल्गोरिदम कह देंगे, ठीक है। थियोरी पढ़ लेना थोड़ा सा, ये वर्क कैसे करता है इसको देखो आप, अगर मैं ऐसे आपको समझा पाऊँ तो। लाइक देख लेना, एग्जाम्पल किसी ने ड्रॉ करनी है तो कर लेना, अदरवाइज थियोरी ही सफिशेंट है। एग्जाम्पल मैं फिर भी समझाने की कोशिश करती हूँ आपको थ्रू दिस वीडियो। अब देखो इस एग्जाम्पल में वी हैव ये एक नेटवर्क है, दिस इज़ ए फिगर। ए फिगर इज़ द फिगर ऑफ अ नेटवर्क। एक पैकेट है, उसने ए से डी तक जाना है। अब देखो कितने ही रास्ते दिख रहे हैं आपको ए से डी तक जाने के, ए बी सी डी, ए बी ई एफ सी डी, ए बी ई जी एच डी, दे आर सो मैनी पाथ्स। अब राउटर ने पाथ को सेंड करना है तो राउटर ऑफ कोर्स सारे पाथ्स में से कोई तो चुनेगा नहीं ऐसे ही, वो क्या करेगा, वो देखेगा सारे पाथ्स में से एफिशिएंट कौन सा है, और ये एल्गोरिदम है शॉर्टेस्ट पाथ रूटिंग एल्गोरिदम, यानी वो ये राउटर उस पाथ को एफिशिएंट मानेगा जिसकी लेंथ शॉर्टेस्ट है, ठीक है। अब हमने शॉर्टेस्ट लेंथ वाला पाथ ढूंढना है इसमें, तो कैसे ढूंढना है, हमने क्या करना है, हम सबसे पहले हमने ए से डाटा भेजना है ना, बी फिगर देखो, हमने ए से डेटा भेजना है ना, तो ए के साथ कनेक्टेड नोड्स कौन सी हैं, बी और जी, क्लियर। इनमें से कोई भी एक नोड सेलेक्ट कर लो, हमने बी सेलेक्ट कर ली, ठीक है। बी नोड पे क्या लिखो, बी नोड पे डिस्टेंस लिखो, ए बी का कितना डिस्टेंस है, ए बी का डिस्टेंस देखो 2 है, ठीक है। सो ए बी का हमने डिस्टेंस लिख दिया 2। मुझे लगता है कि मैं इसको ऐसे ना आपको समझाऊं, इसको मैं आपको एक पेपर पे पूरा ड्रॉ करके, ठीक है, फिर मैं आपको इसको समझाऊं तो ज़्यादा ईजिली आपको क्लियर होगा, एक एक स्टेप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो इसको फॉर द टाइम बिंग अभी स्किप कर देते हैं। मैं इसको एंड में, इस वीडियो की एंड में या बीच में ही अभी अपेंड कर दूंगी वो वाली वीडियो जो मैंने पेपर पेन में समझाई होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ डिजकस्त्रास एल्गोरिदम। अब डिजकस्त्रास, ये तीनों एल्गोरिदम्स में आपको ऐसे नहीं मैं बता पाऊँगी, इसके लिए मुझे आपको ड्रॉ करके पेपर पेन से एक एक टेबल बना के आपको बताना पड़ेगा।